गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं आज की मीटिंग। आज नई मीटिंग है, समरी ऑफ थर्ड मीटिंग, पेज नंबर 38 के ऊपर। इससे पहले एक कोष्टक जैसा कुछ दिया है, पर उसमें थोड़ा रिपीटेशन जैसा है, मतलब कि आगे जो बात हो गई थी उसकी बात उसमें की है, तो उसको छोड़ देते हैं क्योंकि आज की मीटिंग थोड़ी और इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक बात तो और ये जी बार बार कहते हैं कि भाई जो आत्मा हमारे साथ बात करना चाहता है वो साधक को उस मुकाम तक पहुंचना चाहिए कि वो कम से कम आत्मा क्या कहना चाहता है। इसके लिए वो सॉफ्ट स्पोकन मोमेंट्स ऑफ ट्रांसेंडेंस शब्द यूज़ करते हैं। तो सॉफ्ट स्पोकन मोमेंट किस तरह आती है ये आज के पेपर में उन्होंने बताया हुआ है। और हर एक साधक चाहता है कि भाई उसके आत्मा के साथ उसका कम्युनिकेशन हो और सॉफ्ट स्पोकन में क्या कहा जाता है वो सुन सके। तो उसकी मेथड या उसके लिए क्या करना होता है ये इस पेपर में बताया है। 3 पेज का पेपर है, तो आज ख़त्म कर देते हैं। तो शुरू करते हैं पेज नंबर 38, समरी ऑफ थर्ड मीटिंग। लेट अस recapitulate what we have learned in our earlier meetings of June and July. In the first meeting, we keep in mind the problem of God of the ocean and man the thinker, and the answer they received from the highest God, and subsequently how the ocean God and man the thinker realized the truth that the top surface of the brain and oceans will always remain in constant upheavals, and no energy be wasted in trying to calm this top surface. All attempts will end in frustration. The world at large, it seems, as yet has not learned this lesson. तो जून की मीटिंग के अंदर हमने देखा था कि उन्होंने समुद्र के देवता और एक विचारशील व्यक्ति की बात की थी, और दोनों की परेशानी ये थी कि उसकी टॉप सरफेस जो थे, मतलब हमारे इंसानों के दिमाग का जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ कुछ न कुछ उथल पाथल चलती रहती है। इसी तरह भी समंदर के अंदर भी जो ऊपर के जो कुछ फीट जो समंदर है वहाँ ज़्यादा लहरें चलती है, तूफान आते रहते हैं और बड़ा नुकसान होता है। तो दोनों की परेशानी थी कि भाई इसको किस तरह शांत किया जाए। और फिर भगवान के पास जाते हैं तो भगवान ने ये ट्रूथ उनको बताया कि भाई प्रॉब्लम तुम्हारे ये टॉप सॉइल सरफेस के ऊपर है, तो वो जो उसको वहाँ आपको नहीं रुकना है, आपको गहराई में जाना है अंदर, तो वहाँ आपको शांति मिलेगी। तो समंदर के नीचे के हिस्से में पानी शांत होता है, वहाँ कोई तूफान नहीं होते हैं। इसी तरह हमारा ब्रेन का जो ऊपर का 2 mm पार्ट है, 2 मिलीमीटर का, वहाँ ये सब विचार वृत्ति सब बनते रहते हैं और प्रॉब्लम्स होते हैं। पर जो गहराई में 20 mm तक अगर जा सकते हैं तो वहाँ हमें शांति का अनुभव होता है। वो बात हमने देखी थी। इसीलिए खास यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये कहते हैं कि कभी भी ऊपर की टॉप सॉइल को शांत करने का प्रयत्न नहीं करना। और अब देखेंगे कि प्रॉब्लम ये है कि सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी के अंदर जो सब लोग यही ट्राई करते हैं और यही कुछ ना कुछ प्रयत्न करते रहते हैं कि ये दिमाग को किस तरह शांत किया जाए। तो दिमाग इस तरह शांत होता नहीं है सिवाय कि हम गहरी साधना में उतर के अंदर जा सके, नहीं तो उसका परिणाम तो निराशा ही आएगा। और अभी भी जगत जो है ये बात को सीखा नहीं है कि यहाँ कुछ भी प्रयत्न करना बेकार है। और सब आप ज़्यादातर आप वीडियो देखेंगे, जो बात प्रवचन वगैरह सुनेंगे, उसमें सब लोग यही सब बात करते होते हैं कि भाई किसी तरह हमारे दिमाग को शांत कर दो और
इस तरह हम जो है वो शांति को प्राप्त कर लेंगे। पर ये टॉप सॉइल के ऊपर कभी भी शांति हमें प्राप्त होती नहीं है, ये बात हमें ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद की जुलाई की मीटिंग के अंदर वो कहते हैं, इन द नेक्स्ट मीटिंग वी रियलाइज दैट दिस ट्रूथ इज दैट मैन इज स्ट्रक्चर्ड इन ट्रांसेंडेंस। इन फैक्ट ही इज स्ट्रक्चर्ड इटसेल्फ, दैट he as transcendent then weaves a web of emotions and memory patterns and later takes on suitable bodies, a prison house, to roam as if in exile. The episode of Rama and Pandavas in the three universes of existence, and that he is not body, brain, memory patterns and emotions as is made out to be, and today he thinks that only by laborious method and by renouncing ordinary life can he get back to transcendence. A very wrong idea is implanted in the mind and brain of men by religion and philosophies and thus mislead us. तो जुलाई की मीटिंग के अंदर वो जो बात कर रहे हैं वो ये है कि हम जो है वो आत्मस्वरूप है और हमें ये अनुभव करना चाहिए। तो हम दो चीज़ है, फिजिकल लेवल पर हम बॉडी ब्रेन सिस्टम है और आत्मा के लेवल के ऊपर हम ट्रांसेंडेंस है। तो पहले तो हम ट्रांसेंडेंस है और फिर हमने बॉडी ब्रेन सिस्टम को धारण किया है। जो पर्पस है यहाँ तीन लोक में आने का, तो तीन लोक में आने का पर्पस को फुलफिल करने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के बॉडीज़ की ज़रूरत है, सूक्ष्म प्रकार के। जैसे हम जानते हैं कि स्वलोक के अंदर हमें मेंटल बॉडी की ज़रूरत पड़ती है, भूलोक के अंदर हमें सूक्ष्म शरीर एस्ट्रल बॉडी की ज़रूरत पड़ती है और फिजिकल बॉडी हमारे ये भूलोक के अंदर। तो ये तीन प्रकार के बॉडी और ब्रेन की सिस्टम्स हमने धारण की है और इस तरह ये तीनों लोक में हम रखड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं। जैसे कि हम तड़ीपार हुए, एग्जाइल हुए हैं, इस तरह हम घूमते रहते हैं। तो ओरिजिनली हमारा जो घर है वो जनरल लोक है और वहाँ से हम एग्जाइल होके ये तीन लोक में आए हैं। और राम और पांडवों की कथा में भी हम यही सुनते हैं, जिसके अंदर राम को वनवास हुआ था और पांडवों को भी वनवास हुआ था, एग्जाइल। तो इस तरह ये हम भी जनरल लोक से एग्जाइल होके आए हैं और हम ट्रांसेंडेंस से वो बोल के हम बॉडी, ब्रेन, मेमोरी पैटर्न्स, इमोशंस, इन सबको इस तरह मान लिया है कि जैसे एजिफ हम यही है। तो हम क्योंकि ज़्यादातर हम शरीर और दिमाग से ही जीते हैं, तो आत्मा जैसा कुछ हमारे अंदर पड़ा है वो तो हम जानते भी नहीं है, याद भी नहीं करते हैं और एक शरीर के स्तर के ऊपर हम जिए जाते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं कि फिर से वो आत्म तत्व प्राप्त करने के लिए लेबरियस मेथड, मतलब अलग अलग प्रकार की साधना करते हैं, कठिन साधना करते हैं, तप करते हैं। कई लोग घर बार छोड़ के निकल जाते हैं, जैसे कि ये सब करने पर फिर से वो ट्रांसेंडेंस की स्थिति में आ जाएंगे। पर वो कहते हैं यहाँ कि ये एकदम रॉन्ग आइडिया हमारे अंदर डाला हुआ है। तो जो धर्म और फिलोसॉफी के द्वारा जो आइडियाज हमारे अंदर इम्प्लांट किया गया है, ये यही है कि भाई घर बार छोड़ दो, कठिन तपस्या करो तो आप आत्मा की प्राप्ति करोगे। तो ये सब हमको मिसलीड करते हैं, इसीलिए इन चीज़ों से दूर रह के एक नॉर्मल गृहस्थी होके किस तरह हम साधना में आगे बढ़ सकते हैं, ये तावरिया जी का एक पूरा टीचिंग इसके ऊपर था। In this meeting we now note that over the ages of minds of men, the thinker has realized that man daily
is in contact with transcendence in three ways. One, the more risky way of realizing this is tantric, and the second, the safe way of realizing it by highest aspect of scientific yoga, and third, by falling to sleep consciously. तो आत्म तत्व के मतलब जो ट्रांसेंडेंस है, आत्म तत्व है, उसको रियलाइज करने के लिए तीन मार्ग जो है वो हम इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, तीन मार्ग ले सकते हैं। उसमें पहला जो मार्ग है वो तंत्र का मार्ग है, जिसमें स्त्री पुरुष की मिलन के साथ में जो कुछ क्रियाओं के द्वारा साधना का प्रयोग किया जाता है, पर यहाँ उन्होंने स्पष्ट किया है कि रिस्की वे ऑफ रियलाइजिंग दिस। तो ये तो एक खतरनाक मार्ग है, सामान्य व्यक्तियों के लिए है ही नहीं, तो तंत्र के मार्ग के ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा सेफ वे जो उन्होंने बताया वो हायर एस्पेक्ट ऑफ साइंटिफिक योगा, जो नॉर्मली हम कर रहे हैं, हम साइंटिफिक योगा तो कर रहे हैं, पर अभी हायर एस्पेक्ट के ऊपर धीरे धीरे करके हमें पहुंचना है, तो उसके द्वारा भी हम सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं। और तीसरा मार्ग उन्होंने बताया कि जागृति पूर्वक अगर निद्रा में उतरते हैं और ड्रीम बॉडी क्रिएट करते हैं, तो ड्रीम के अंदर अगर हम जागृत रह सकते हैं, तो फिर धीरे धीरे करके हम आत्मा के प्रति हमारी जागृति बढ़ती है। तो ये तीन रास्ते जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बताए गए नॉर्मली। वॉट एवर दिस इज क्रिएटेड is the result of friction resulting in a spark. In the first method, which is tantric, it is between a man and woman, where the sex act is not degenerated or consummated into sex union, which is very difficult and risky method. तो हाँ, कोई भी मेथड हो तो उसके अंदर जो हमने लास्ट मीटिंग में देखा था कि फ्रिक्शन होना जरूरी है, और फ्रिक्शन के द्वारा स्पार्क होता है, और स्पार्क के द्वारा फिर जो है वो आगे की पूरी प्रक्रिया होती है। तो तंत्र के मार्ग के अंदर भी यही है, स्त्री पुरुष का मिलन के अंदर जो फ्रिक्शन होता है, और इसके अंदर फिर उसके अंदर की अलग अलग मेथड होती है। पर यहाँ जो है वो ये है कि उस दौरान, सेक्स के दौरान व्यक्ति जो है वो डिजेनरेटेड स्थिति में, मतलब भ्रष्ट स्थिति में ना आ जाए। मतलब कि अगर इंडल्जेंस और इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा उस स्थिति के अंदर, तो फिर जो पर्पस इसमें होता है जागृति पूर्वक, वो रहता नहीं है। इसीलिए वो इसको रिस्की मेथड कहते हैं, क्योंकि तंत्र के अंदर जो जाते हैं वो नॉर्मल कोर्स में फिर इंडल्जेंस इसके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो पर्पस चला जाता है और वो मेथड में हार्डली कोई सक्सेस जाता है। इसीलिए फिर व्यक्ति मौज मजा के अंदर पड़ जाता है, और जो ध्येय है वो ध्येय मिस हो जाता है। तो वो मेथड सामान्य व्यक्ति के तो काम का ही नहीं है, और दूसरों के लिए भी कोई काम का नहीं है, वैसे कुछ लोगों के लिए होगा। द सेकंड मेथड इज द फ्रिक्शन दैट लीड्स टू ए स्पार्क बिफोर डिजायर इज बॉर्न एंड is a mental process. We are examining this process in today's meeting. तो ये जो दूसरा उन्होंने जो कहा है कि हाईएस्ट एस्पेक्ट ऑफ साइंटिफिक योगा, उसमें क्या करना होता है कि वो आगे बताएंगे कि जो विचार बनते हैं, विचार बनने से पहले जब थॉट पिक्चर्स बनते हैं वहाँ रुक जाना है, उसके आगे विचार नहीं बनने देना है, क्योंकि विचार बनेगा तो डिज़ायर घुस जाएगी, डिज़ायर घुस गई तो फिर विचारों के साइकिल में हम घुस जाएंगे। तो वहाँ एक पॉइंट के ऊपर कहाँ जागृत रहना है, ये हमें साइंटिफिक योग के अंदर सीखना है, और वहाँ हमें जो है वो सॉफ्ट स्पोकन मोमेंट ट्रांसेंडेंस की जो है वो वहाँ हमें मिलती है। इसीलिए ये सेकंड पॉइंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सेकंड मेथड है वो इम्पोर्टेंट है, उसकी आगे वो बात करेंगे। We have noticed how thought pictures transform into cancerous desire. The whole process takes
120 second 120 per second out of nearly 30,000 impulses that enter our computerized organism. 120 only reach the rear brain, the rest spread out in the organism. तो ये हम जानते हैं पूरी मेथड कि इनकमिंग इम्पल्स हमारे अंदर आते हैं और उसकी स्पीड क्या है कि 1 सेकंड के अंदर 120 इम्पल्सिस, विचार नहीं इम्पल्सिस, विचार तो बाद में बनते हैं, इम्पल्सिस जो है वो इम्पल्सिस हमारे अंदर आते हैं। और एक्चुअली बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर 30,000 आते हैं, इसमें से 120 जो है वो हमारे रियर ब्रेन के पास पहुंचते हैं तालुका में, और वहाँ हमारे जो मेमोरी पूल है वहाँ से आइडेंटिकल मेमोरी निकलती है और फिर आगे रजिस्ट्रेशन एरिया में हमारा विचार बनता है। तो ये मेथड हम जानते हैं। तो सिर्फ 120 यहाँ आते हैं, बाकी के जो इम्पल्सिस होते हैं 30,000 में, उसमें कुछ मेंटेनेंस में चले जाते हैं और ज़्यादातर जो है वो जो हमारे अंदर भी एक ब्रेन के अंदर ब्लैक होल है, साइलेंट एरिया, वहाँ गुम हो जाते हैं बहुत सारे इम्पल्सिस। इसका क्या होता है वो पता नहीं होता है। तो 120 इम्पल्सिस जो अंदर ब्रेन में आते हैं उसके ऊपर ही हमें काम करना है और उसके अंदर किस तरह हम जागृति पूर्वक विचार नहीं बनने देते हैं, ये सारी साधना का पूरा एक खेल होता है। Of these 120, hardly even 10 we are aware of, but all incoming impulses unconsciously create thought pictures, but such thought pictures cannot transform themselves into desires. For no awareness, that is attention, has not accompanied them, and so no inclination is added, and they leak out as mere thought pictures from point number 8 in the registration area. तो 120 विचार इम्पल्सिस तो अंदर आते हैं, उसमें से सिर्फ 10 जितने इम्पल्स के ऊपर ही हम जागृत रह सकते हैं और उसके ऊपर इसके अंदर से कुछ 40-50 विचार बन सकते हैं। बाकी के इम्पल्सिस जो अंदर आते हैं वो भी थॉट पिक्चर तो बनाते हैं, पर वो अनकॉन्शियसली, क्योंकि हमारा अटेंशन वहाँ होता नहीं है, अवेयरनेस होती ही नहीं है, तो वो थॉट पिक्चर तो बनता है, पर फिर वो इसमें से आगे डिज़ायर तक वो पहुँचते नहीं है, विचार के रूप लेता नहीं है, क्योंकि वहाँ जो है डिज़ायर बनने के लिए वहाँ एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो इंक्लिनेशन, जिसको हम इंटरेस्ट या रुचि कह सकते हैं। तो जब ये थॉट पिक्चर के अंदर इंटरेस्ट या इंक्लिनेशन अंदर दाखिल होता है तब फिर डिज़ायर उत्पन्न होती है और फिर विचार की श्रृंखला चालू हो जाती है। तो जब अवेयरनेस इसके ऊपर नहीं होती है तो फिर वो बाकी के सारे जो है वो रजिस्ट्रेशन एरिया में जो आज्ञा चक्र है वहाँ से फिर वो बाहर निकल जाते हैं। तो बहुत कम जो इम्पल्सिस है इसके ऊपर ही काम होता है और बहुत कम इम्पल्सिस जो है वो इच्छा के रूप में परिवर्तित होते हैं। बट देर आर ओकेजन्स व्हेन इफ वी आर एंगेज इन सम रूटीन वर्क हेल्प बाय हैबिट मैकेनिज्म एंड इफ वी आर लकी टू बी free from brooding and or daydreaming, normal thought pictures, though having our awareness, that is attention to some extent accompanying them, even then leak out at point number 8 as thought pictures only. तो कई बार ये हमारा अनुभव में सब में हमने अनुभव किया होगा कि कभी हम काम में बिजी होते हैं, एंगेज होते हैं, कामकाज करते रहते हैं और कामकाज हम एक हैबिट मैकेनिज्म के जरिए ही करते हैं। ज़्यादातर हम कोई जागृति पूर्वक तो कामकाज होता नहीं है, सब मैकेनिकली करते रहते हैं। तो कामकाज होता है और इस दौरान अगर हमारा डे ड्रीमिंग या ब्रूडिंग नहीं चलता है तो सडनली क्या होता है कि कुछ इम्पल्सिस के ऊपर हमारा थोड़ा अवेयरनेस और अटेंशन जाता है और वो फिर हमारी
नोट में नहीं आता है, हमारी समझ में नहीं आता है, और फिर वो जो है वो रजिस्ट्रेशन एरिया से निकल जाता है। तो इस तरह जो होता है, तो उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में सडनली हमें याद आता है कि हाँ, कोई ऐसा कोई विचार आया था कि मुझे कुछ करना है, या ये काम बाकी है, या ये चीज़, ये मैसेज करना है, वगैरह वगैरह। तो बाद में ये आता है, क्यों आता है, और फिर हम रिकॉल करने का ट्राई करते हैं। ये सब हमारा लोगों का अनुभव होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि कामकाज के दौरान वो चीज़ हमें जो अंदर याद आई थी, वो उसके ऊपर कंप्लीटली हमारा ध्यान नहीं था, इसलिए वो थोड़ी रजिस्टर तो हो गई और फिर वो रजिस्ट्रेशन एरिया से निकल गई, इसलिए हमें याद नहीं आता है। और कई बार बाद में फिर वो चीज़ याद आ सकती है। तो यहाँ फिर आगे वही बात कहते हैं कि एट सच ए टाइम ए कॉमन मैन्स experience is that he is reminded of something he has forgotten to do, or forgotten to deliver a message, or forgotten where he had placed something he could not find even after much search. These are the soft spoken moment of transcendence. तो ये यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब हम एंगेज होते हैं तो जो चीज़ अंदर आई है वो सॉफ्ट स्पोकन मोमेंट की होती है, पर हमारा ध्यान वहाँ नहीं होता है, और हम फिर उसके जो उसके अंदर का जो ये है वो बात को पकड़ने का प्रयत्न करते थे कि हमने क्या मिस किया है या क्या करना बाकी रह गया वगैरह। पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि उस दौरान सॉफ्ट स्पोकन मोमेंट वहाँ उत्पन्न हो सकती है। अब किस तरह ये हो सकती है सॉफ्ट स्पोकन मोमेंट, ये इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ अभी आगे वो सब ये बता रहे हैं जो हमारे काम की है, क्योंकि हमारा हेतु भी यही है कि हम सॉफ्ट स्पोकन मोमेंट को किस तरह पकड़ सकते हैं। तो कहते हैं इन केस ऑफ ए साइंटिस्ट एंड इन केस ऑफ बी एडवांस पर्सन, whispers from A inside center and B from the silent area are imprinted in the registration area which are later decoded by the thinking instrument. तो ये कहाँ से आती होगी, ये सॉफ्ट स्पोकन मोमेंट, जिसको हम मृदु भाषा में आत्मा बात कर रहा है ऐसा हम कह सकते हैं। तो वो कई लोगों को जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं जो एकदम पूरी सिंसियरिटी के साथ में अपने काम में लगे रहते हैं, इन लोगों को इस तरह एक फ्लैश आ जाती है, इसको हम फ्लैश भी कह सकते हैं। एक फ्लैश के रूप में एक ये मोमेंट आ जाती है और उसके अंदर उसको ज्ञान हो जाता है और उसके ऊपर फिर वो रिसर्च करके आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह जो एडवांस साधक है, कोई एडवांस व्यक्ति है, उसके अंदर भी इस तरह की ये फ्लैशेस आते हैं विस्पर के रूप में, और वो आते हैं दो जगह से, या तो वो इनसाइट सेंटर जो हमारा ब्रेन के अंदर पड़ा है, अंतर्दर्शन का केंद्र, या दूसरा जो है हमारे अंदर साइलेंट एरिया है जिसको भगवान का एरिया तावरिया जी कहते हैं, वो साइलेंट एरिया। दो में से कहीं पर से भी इस तरह की सॉफ्ट स्पोकन मोमेंट जो है वो अंदर आती है, कुछ विस्परिंग अंदर आ सकती है, और वो रजिस्ट्रेशन एरिया में जाता है जहाँ बाद में उसको डिकोड किया जाता है थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट द्वारा, और क्या मैसेज था वो समझा जाता है। तो साइंटिस्ट और एडवांस लोगों के अंदर ये चीज़ ज़्यादा संभवित होती है। सामान्य व्यक्ति के अंदर भी ये चीज़ बनती रहती है, पर उसका अटेंशन और अवेयरनेस इतनी पुअर होती है कि वो चीज़ को कभी वो पकड़ नहीं सकता है। The registration area minus the working of IESM centers can receive coded messages from A insight area and B from silent area. These four centers function to transform thought pictures into cancerous desire. अब ज़रूरत ये है कि ये जो विस्परिंग हुआ और अंदर जो ये चीज़ आई,
चाहे वो इनसाइट एरिया से आई या साइलेंट एरिया से आई, पर वो आईईएसएम केंद्र की प्रोसेस में नहीं जानी चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि आईईएसएम केंद्र मतलब एक वो तो विचार की प्रक्रिया हो गई, इंटेंसिटी वहाँ चालू हो जाएगी और विचार बन जाएगा। तो विचार बन गया तो फिर वो कैंसियस डिजायर फिर हो जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, पर ये सबसे कठिन भी है क्योंकि थॉट पिक्चर बना। अब इसको आईएसएम केंद्र में किस तरह जाना रोक सकते हैं, और सिर्फ वो जो विस्पर है उसको ही हम डिकोड करके उसका ही मैसेज को ले सकते हैं। ये एक सबसे बड़ी कठिन बात है, और यही साधना है कि अगर हमारा इतना एडवांसमेंट हुआ है, इतनी अवेयरनेस बढ़ी है, तो फिर हम ये चीज़ को हम पकड़ सकते हैं और आईईएसएम केंद्र को बाईपास करके सिर्फ जो वो विस्पर की जो चीज़ है उसको ही हम पकड़ सके, सुन सके और उसको डिकोड कर सके। तो ये बात इम्पोर्टेंट है, वरना फिर विचार बन जाएंगे और फिर डिजायर अंदर जन्म लेनी चालू हो जाएगी। बट ड्यूरिंग सच स्टेज दैट वी हैव नोटेड अबव, वेयर मैसेजेस ईच फ्रॉम ए इनसाइट एरिया एंड और बी साइलेंट एरिया आर द सॉफ्ट स्पोकन मोमेंट ऑफ ट्रांसेंडेंस। ए इज अर्ली स्टेज एंड बी इज एडवांस स्टेज। तो ये इनसाइट एरिया में से जो मैसेजेस आते हैं वो अर्ली स्टेज के होते हैं, जो शुरुआत के साधक होते हैं। एडवांस चाहे एडवांस हो फिर भी वो शुरुआत के होते हैं, तो उसके अंदर वो इनसाइट एरिया से आते हैं। और एडवांस स्थिति जब वो व्यक्ति साइलेंट एरिया तक पहुंचती है तो वहाँ से भी वो मैसेज को वो प्राप्त कर सकती है। ये दो जगह से ये आते हैं। The inherent design that is implanted in each human being is that such moment of transcendence be the natural state of a human being all the 24 hours of the day, and instead of a Buddha demonstrating his long life be the heritage of the common man। तो ये हमारे अंदर हर व्यक्ति के अंदर एक ये इनहेरेंट डिज़ाइन के रूप में इम्प्लांट किया गया ही है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं हो, गांव का हो, कहीं का भी हो, हर एक व्यक्ति के अंदर कुदरत ने एक इनहेरेंट डिज़ाइन, एक आंतरिक बनावट, आंतरिक रचना एक बनाई है। और वो जो इस तरह की जो ये सॉफ्ट स्पोकन मोमेंट होती है वो हर व्यक्ति के अंदर आती रहती है। और वो व्यक्ति का नेचुरल स्टेट है जिसमें व्यक्ति को 24 घंटे रहना चाहिए कि डिज़ायर न उत्पन्न हो, विचार उत्पन्न न हो, पर इसके बदले में ये जो सॉफ्ट स्पोकन मोमेंट जो होती है उसके अंदर वो रह सके। इस तरह इनहेरेंट डिज़ाइन तो हर एक व्यक्ति के अंदर होती है, पर इसके लिए थोड़ा काम करना पड़ता है। जब साधना करते काम करते हैं तो ये इनहेरेंट डिज़ाइन फिर काम में आती है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, और लकीली हर व्यक्ति के लिए ये चीज़ होती है कि वो चाहे साधक हो ना हो, पर जब अंदर इम्पल्स आते हैं, थॉट पिक्चर्स बनते हैं और फिर विचार बनते हैं, इच्छा उत्पन्न होती है, इन बिटवीन जो है वो ये चीज़ सॉफ्ट स्पोकन मोमेंट की घड़ी आ जाती है। और क्योंकि हम इसको ओवरलुक कर देते हैं, हमें जो जीवन में जो एक पागल की तरह हम भागते रहते हैं और जो इतना बिजी रहते हैं, तो जब आपका माइंड ऑक्यूपाइड रहता है, बिजी रहता है, एंगेज रहता है, तो आप ये मोमेंट को पकड़ नहीं सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हमें शांति से बैठकर इस मोमेंट को पकड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। और फिर आगे फिर इसे कुछ पूर्ण होता नहीं है, हम वैसे कि वैसे रह जाते हैं। भगवान तो हर समय हमारे साथ बात करने के लिए उत्सुक है, पर जैसे हम बहरे होते हैं इस तरह हम इसको इग्नोर करते हैं और कुछ हाथ में नहीं आता है।
So it is wrong to ask anyone to be free from thought or thought pictures, for even a Buddha cannot avoid this, but one can remain here in the soft moment of transcendence, a state in which Buddha had lived all the time, but we mortal prefer to indulge in desires by transforming our thought pictures into desire by adding inclination. तो ये एक स्थिति बनती है, और ये जगह पर हम अगर रुक सकते हैं तो जिस तरह कोई भी बुद्ध पुरुष होते हैं जो रियलाइज है जिन्होंने ट्रांसेंडेंस के साथ में जीते हैं, वो सब लोग इसी स्थिति के अंदर जीते हैं कि ये थॉट पिक्चर आते हैं उसको तो आने देते हैं। देखो यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ बस कहते हैं कि किसी को ये मत कहना कि भाई तो विचारों को बंद कर दो या थॉट पिक्चर को मत बनने दो, ये तो बनेंगे, ये तो बाय डिफॉल्ट एक मैकेनिज्म है ब्रेन का। तो इम्पल्स आया तो वो फिर इस तरह ये तो होगा, थॉट पिक्चर तो बनेगा, पर इससे आगे उसको नहीं जाना है, ये हमारे हाथ में है। तो अगर हम प्रयत्न करते साधना करते तो हो सकता है कि किसी दिन हम ये स्थिति के ऊपर आ जाए कि विचार नहीं बने या इच्छा अंदर उत्पन्न नहीं हो। इस तरह की स्थिति सॉफ्ट मोमेंट जो है ट्रांसेंडेंस की, उस स्थिति के अंदर हम बने रहें। और सभी जो महापुरुष थे वो इसी स्थिति में जीते थे। पर हम लोग जो मरणाधीन व्यक्ति है वो लोग हम इच्छाओं के साथ में जुड़े रहते हैं और थॉट पिक्चर जो है उसको इच्छा में ट्रांसफॉर्म होने देते हैं, और उसके अंदर हम इंक्लिनेशन इंटरेस्ट को ऐड करते हैं। तो ये नॉर्मल व्यक्ति के अंदर इस तरह होता है, और महापुरुष के अंदर क्या होता है, यहाँ जानने की बात ये है कि महापुरुष के अंदर भी ये प्रक्रिया तो चालू रहती है, ब्रेन अपना काम करता है और थॉट पिक्चर तक वो लोग भी उसको काम करने देते हैं। उससे आगे की स्थितियों में वो जाते नहीं हैं, विचार बनने नहीं देते हैं, या फिर थॉट पिक्चर्स को पकड़ के वहाँ रहते हैं। तो वो सॉफ्ट स्पोकन मोमेंट के अंदर वो लोग जीते हैं। तो ये हमारा भी ध्येय होना चाहिए साधना का। हमारा ये साधना हम इसलिए करते हैं, ये एक हमारे ध्यान में आना चाहिए। It is immaterial to have good thoughts or bad thoughts leading to good desires or bad desires. We thus miss in both cases our soft-spoken moment of transcendence. तो लोग फिर ये गहरी बात समझते नहीं है, इसलिए फिर अच्छे विचार करो, अच्छी इच्छाएं उत्पन्न करो, ऐसी बातें करते रहते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप अच्छे विचार करेंगे फिर भी ये जो सॉफ्ट स्पोकन मोमेंट है वो तो चली ही जाएगी। अगर सॉफ्ट स्पोकन मोमेंट के अंदर जीना है तो फिर ये अच्छे विचार, बुरे विचार, कोई भी विचार ना हो, उसी स्थिति हमारे अंदर बननी चाहिए, तो ही ये चीज़ संभवित हो सकती है। तो अच्छे विचार से अच्छी इच्छाएं बनेगी, पर इससे क्या फ़ायदा, वो तो फिर चक्कर तो वही चालू रहेगा हमारे अंदर। तो अगर ये सॉफ्ट स्पोकन की स्थिति में हमें बनना है, रहना है, तो फिर ये आगे इंक्लिनेशन तक न जाए, उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। और इसके लिए बहुत हैवी अवेयरनेस चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टेंटली हमारा अटेंशन अंदर रहना चाहिए, तब ये संभवित है। क्योंकि कब विचार आया और क्या हो गया, कब डिज़ायर उत्पन्न हुई, आज कुछ भी, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमारा सब आउट गोइंग है। एक नज़र किसी के ऊपर पड़ती है और अंदर एक इच्छा हो जाती है, खाने की चीज़ देखी बाहर और अंदर इच्छा उत्पन्न हो गई, अच्छी कोई चीज़, अच्छे कपड़े देखे तो इच्छा हो गई कि इसको खरीद लेते हैं। तो हर समय हमारा जो है वो आउटगोइंग जो जाता है, इसके कारण हम पकड़ ही नहीं सकते कि हमारे अंदर ये इच्छाएं उत्पन्न होती है। और इसीलिए लास्ट टाइम हमने लेक्चर के शुरुआत में इच्छा के ऊपर बात की थी कि इच्छा जो है वो जन्मती है, तो उसके ऊपर हमें खास ध्यान देने की ज़रूरत है। तो किसी दिन हम धीरे धीरे सब इच्छाओं को शांत कर पाएंगे। पर ये थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है, इसके लिए
कॉन्स्टेंटली काम करना पड़ता है और कॉन्स्टेंटली अंदर एक वॉच रहनी पड़ती है, तो ही फिर ये संभवित हो सकती है। अब यहाँ प्रोसेस आगे बताते हैं कि कहाँ क्या होता है ब्रेन के अंदर और कहाँ रुकना है। टू बी मोर स्पेसिफिक, वी रिप्रेजेंट एज अंडर टोटल अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ थॉट एंड डिजायर। Step 1, incoming impulses. Step 2, plus near identical memory patterns that are pulled out of the memory pool to create. Step 3, thought pictures in micro thought picture series. तो ये 3 प्रकार की अंदर हम जानते हैं कि पहले ये 3 प्रकार की स्थिति होती है। विचार बनने के पहले एक इनकमिंग इम्पल्स 5 इंद्रिय द्वारा, इम्पल्सिस अंदर आते हैं 5 इंद्रिय द्वारा। तो इम्पल्स अंदर आता है और जिस प्रकार का इम्पल्स आया उसी प्रकार की मेमोरी जो है वो ब्रेन में से रिलीज होती है। हमारा जो मेमोरी पूल है, वहाँ जो स्टोर हुई मेमोरी होती है, वहाँ से कोई मेमोरी आइडेंटिकल, मतलब जिस प्रकार का इम्पल्स आया उसके मुताबिक वो चीज़ मेमोरी बाहर आती है और वहाँ थॉट पिक्चर बनता है। इमीडिएटली जो दोनों का मिलन होता है और पहली चीज़ बनती है उसको थॉट पिक्चर कहते हैं। तावरे जी उसको नेगेटिव फिल्म की नेगेटिव जो कैमरा में जो नेगेटिव होती है उसमें जो वो फिल्म होती है वो नेगेटिव कैसी होती है, धुंधली सी होती है, ब्लर होती है, उसमें हम कुछ क्लियर देख नहीं सकते क्योंकि अभी विचार नहीं बने हैं। पर यहाँ थॉट सीरीज का निर्माण हुआ है तो यहाँ एक नेगेटिव बन जाती है विचार बनने से पहले। तो ये 3 स्टेप्स होता है। अब कहते हैं दिस स्टेज 3 लीड्स टू रिलेशनशिप ऑफ द कंप्यूटर एज ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसेंडेंस, एंड एट दिस स्टेज वी आर नेचुरली स्ट्रक्चर्ड एंड एंकर्ड इन ट्रांसेंडेंस, एंड वी कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ एट दिस स्टेज 3 to live a very peaceful lifestyle, provided we do not add step 4 and 5. तो यहाँ साधना का पूरा रहस्य छिपा हुआ है कि जब ये 3 चीज़ बनती है, मतलब इम्पल्स आया, आइडेंटिकल मेमोरीज के साथ में जुड़ा और माइक्रो थॉट पिक्चर जो बने, वहाँ अगर हम वहाँ क्या होता है कि हमारा ट्रांसेंडेंस मतलब आत्मतत्व और कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म मतलब बॉडी ब्रेन सिस्टम जो है, वहाँ उनकी रिलेशनशिप है, वहाँ वो जुड़ते हैं, वहाँ उनका संबंध होता है। और ये स्थिति के ऊपर अगर हम टिक जाते हैं, रुक जाते हैं और नॉर्मल लाइफ जीते हैं तो हम पीसफुल जीवन को जी सकते हैं। तो ये हमारा जो है वो नेचुरली स्ट्रक्चर्ड ये चीज़ होती है कि ये इम्पल्सिस अंदर आया और ये चीज़ बनी, थॉट पिक्चर बनी, वहाँ गए, वहाँ का ये चीज़ बनती है। ट्रांसेंडेंस के साथ में कम्युनिकेशन की घड़ी वहाँ होती है। पर अगर फिर वो विचार बन गया तो वो कम्युनिकेशन की स्थिति नहीं बन पाती है। अगर स्टेप 4 और 5 जो आगे बताएंगे वो स्टेप बन गए तो फिर कम्युनिकेशन हो नहीं पाएगा। अगर वहाँ रुक जाते हैं हम तो फिर कम्युनिकेशन आत्मा के साथ शुरू हो जाता है हमारा। तो फिर 4th स्टेप क्या आता है उसके बाद में, अगर ये मिस कर गए तो 4था स्टेप आ जाएगा, वी एड इंक्लिनेशन टू स्टेप 3 विच लीड्स टू स्टेप 5 बर्थ ऑफ डिजायर विच इज ए कैंसरियस ट्रांसफॉर्मेशन एज डेंजरस एज कैंसर इन द फिजिकल बॉडी। तो यही होता है कि अगर ये 3 के ऊपर हम रुकना चूक गए और फिर इंक्लिनेशन अंदर एक रुचि आ गई, कुछ इच्छा उत्पन्न हो गई, कुछ इंटरेस्ट उत्पन्न हो गए, तो फिर 3 में से 4था स्टेप हो जाएगा और फिर 4था में से 5वां स्टेप डिज़ायर का आ जाएगा। तो जिस तरह फिजिकल बॉडी में कैंसर की जितना खतरनाक जोखमी है, इसी तरह ये इच्छाएं अंदर उत्पन्न होना भी हमारे जीवन के लिए, क्योंकि फिर शांति नहीं रहती है, फिर इच्छाओं की प्राप्ति के लिए फिर व्यक्ति भागता है, इच्छाओं के पीछे ही हमेशा रहता है, ये करूँ वो करूँ, ये हमेशा इसके अंदर चालू रहता है।
तो इसीलिए ये जरूरी है। दिस स्टेज 4 लीड्स टू स्टेज 5. Snap the natural relationship established at stage 3 and leads to desires and to tormented lifestyle. तो यहाँ ये जो स्टेप 3 के ऊपर जो रिलेशनशिप बननी थी ऑर्गेनिज्म और कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म और ट्रांसेंडेंस के बीच में, वो रिलेशनशिप जो है वो टूट जाती है। और फिर जब चौथे और पांचवें स्टेज पर पहुंचते हैं तो डिज़ायर घुस जाती है और फिर टॉर्मेंटेड लाइफस्टाइल आ जाती है, पीड़ा युक्त जीवन शैली अंदर फिर घुस जाती है। दिस एडिंग ऑफ स्टेप 4 and 5 इज ऑटोमेटिक बिकॉज ऑफ हैबिट ओवर एजिस ऑफ प्रिमिटिव लिविंग। तो हम हजारों जन्मों हम ले चुके और हजारों जन्मों में कितनी बार हमारा ये जो विचार की प्रक्रिया चलती हुई होगी हर जन्म के अंदर, ये यही प्रकार की चलती होगी कि 1 2 3 फिर वहाँ रुके नहीं और 4 5 घुस जाते हैं। और इस तरह युगों से हम इस तरह ही जीते आए हैं और एक हैबिट बन गई है, इसलिए अब ये चीज़ ऑटोमेटिक हो गई। अब तो हमारे ध्यान में भी नहीं आता है कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, 3 पर रुकना है और 3 पर कोई ऐसी एक अच्छी घड़ी आ सकती है, वो हमें पता भी नहीं है और हमारा ध्यान में भी, ये तो जब ऐसी चीज़ पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि वो ऐसा भी हो सकता है, वरना ये ऑटोमेटिक हो जाता है। चौथा और पांचवा स्टेप ऑटोमेटिक घुस जाता है। सो नाउ वी वर्क ए वेरी अननेचुरल मेथड. We allow ourselves to proceed to step 4 and 5 and then bring in a pious lifestyle and try and kill the inclinations we have already added automatically at step 4 and embrace a life of sannyasi or ashram and indulge in various denials. तो यहाँ हम चौथा और पांचवा स्टेप आ जाता है। उसके बाद में क्या करते हैं, फिर हम जागते हैं और फिर हमें होता है कि चलो नहीं, एक पवित्र जीवन जीना चाहिए और फिर हम ये करते हैं वो करते हैं, कोई साधना करते हैं और जो इंक्लिनेशन अंदर घुस गई है उसको मारने का फिर प्रयत्न करते हैं। वो तो अब आ चुकी है, अब रिवर्स में आप कैसे जाओगे? अब रिवर्स में तो जा नहीं सकते हैं, वो तो उसी मोमेंट के ऊपर हमें अवेयर रहना पड़ता है। तो स्टेप 4 और 5 घुस जाते हैं, फिर व्यक्ति कोई सन्यासी बनता है, कोई आश्रम में भागता है और जो निषेधात्मक साधनाएं होती है वो व्यक्ति करता रहता है, जैसे कि फिर से वो ट्रांसेंडेंस की स्थिति प्राप्त हो जाए। वो तो वहाँ अगर उसको आता है और कोई बताता है किस तरह ये करना है, तो ये थॉट पिक्चर की सीरीज बनती है, वहाँ उसको रुकना है, किस तरह रुकना है वो अगर जानता है, समझता है, तो न संन्यास लेने की जरूरत पड़ती है, न आश्रम में जाने की जरूरत पड़ती है। एक हाउस होल्डर के रूप में ही वो जीता है और यहाँ ये स्थिति को वो प्राप्त कर सकता है। All these are not necessary if we understand the natural sequence in the process of thought picture, step 3, transforming into cancerous desire because of adding inclinations, 4th step leading to desire, 5th step. तो यहाँ और कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, अगर हम ये नेचुरल सीक्वेंस को समझते हैं कि भाई क्या होता है, इम्पल्स आता है और थॉट पिक्चर बनते हैं, वहाँ ये प्रोसेस हम जानते हैं और यहाँ से आगे फिर विचार की प्रक्रिया बनती है IESM केंद्रों के अंदर। तो ये सब हम अगर जानते हैं और वहाँ हम रुक सकते हैं तो फिर दूसरा और कुछ करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये जो कैंसरियस डिज़ायर जो है वो भी जन्मेगी नहीं, क्योंकि 4th स्टेप के ऊपर हम इंक्लिनेशन को आने ही नहीं देंगे, तो 5th स्टेप डिज़ायर का फिर बनेगा ही नहीं। बट द स्टेप 3 इज by now dead and gone. We have missed the bus already. All chances of contact with transcendence are destroyed. Why now search for it? Where will you find it? In ashram, Himalayas, religion or philosophy? In none of this. Go back to step 3 and remain and
लिव देयर। तो सिंपल बात है कि अगर आप ये स्टेप 3 के ऊपर जीते हैं या जीना सीखते हैं तो ही फिर वो काम का है, क्योंकि चौथा और पांचवा हो गया तो फिर ये सब हो गया, डेड हो गया, चला गया, वो तो जैसे हमने बस मिस कर दी इस तरह का हो जाएगा। और ये जो ट्रांसेंडेंस की जो मोमेंट थी वो फिर निकल जाती है, तो फिर इसको फिर ढूंढने का कोई प्रयत्न करने का मतलब नहीं है। हम चाहे हिमालय में जाए या कुछ भी करें पर वो फिर मिलेगी नहीं। इसीलिए यही सीखना पड़ेगा, यही एक टीचिंग का ये है कि 3 के ऊपर किस तरह हम रह सकते हैं और वहाँ से किस तरह जी सकते हैं। अगर ये हो सकता है तो फिर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो ट्रांसेंडेंस की स्थिति है, हमारे खुद की आत्म तत्व की स्थिति है। सो यू विल रियलाइज that there is no search necessary and no achieving and no laborious methods and practices are necessary. This realization just down and your minds and brains must be clear on this issue. तो अगर इतना हो सकता है तो फिर दूसरा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। और कोई लेबरियस मेथड जो कठिन साधनाएं करते हैं लोग, वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक अंदर प्रतीति का उदय होना एक ज़रूरी है और हमारा ब्रेन और माइंड एक क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या करना है। हालांकि इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए अवेयरनेस को बढ़ना ज़रूरी है। इसलिए फिर ये स्थिति को पहुंचने के लिए फिर तावरिया जी ने हमें 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग दिया, फिर और प्रकार की एक्सरसाइजेज वगैरह दी, ताकि धीरे धीरे करके हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ती जाए। और कॉन्शियसनेस बढ़ेगी तो फिर एक पॉइंट के ऊपर हम 3 के ऊपर टिक पाएंगे, वरना जब तक विचारों में या डे ड्रीमिंग में हम जीते हैं तो ये कुछ संभवित नहीं है, क्योंकि विचारों में डे ड्रीमिंग के अंदर तो तुरंत ही 4th और 5th स्टेप जो है वो तुरंत आ जाते हैं। तो पहले 3 स्टेप वगैरह हमें करना पड़ता है लंबे समय तक, तब फिर जाके ये पॉइंट के ऊपर हम जी सकते हैं। बट देयर शुड बी नो ट्रेस ऑफ सच थॉट एज कर्म, डेस्टिनी, विल ऑफ गॉड, रिट्रीब्यूशन, रिप एज यू सो, बिकॉज इवन ए सबकॉन्शियस थॉट विल डिफीट द पर्पज, फॉर इमीडिएटली विल कम the improper thoughts on religion and philosophies you may have read or learned and will defeat purpose. तो यहाँ एक सावधानी रखनी है कि ये जो तीसरा स्टेप है वहाँ जब रुकते हैं तो कोई भी प्रकार का कोई विचार न उत्पन्न हो या कोई जो पढ़ी है इस तरह की कोई थियरी ना आ जाए, कर्म की थियरी या डेस्टिनी का, भगवान की इच्छा, इस तरह का कोई भी विचार बनना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर सबकॉन्शियस में से भी एक विचार बन के बाहर निकल आता है तो पूरा पर्पस जो है वो डिफीट हो जाता है। और ये प्रोसेस इतनी फास्ट होती है कि हमारे पकड़ में ही नहीं आता है। 3 पर गए और फिर 4th 5वीं के अंदर कुछ ना कुछ विचार निकल ही आते हैं और फिर पर्पस जो है वो 3 पर रुकने का पर्पस डिफीट हो जाता है और अयोग्य विचार जो हमने कुछ पढ़े हैं, सुने हैं, वो विचार अंदर चालू हो जाता है। तो ये इसीलिए ये कहते हैं कि भाई ज़्यादा पढ़ो मत, ज़्यादा कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है, अंदर के प्रति ध्यान लगाए रखो। जितना अंदर ध्यान ज़्यादा जाएगा इतनी आप ये स्थिति के ऊपर हो पाओगे। बाकी जो हम पढ़ते हैं वगैरह जो भी करते हैं तो होता ये है कि ये चीज़ जब हम ध्यान में बैठते हैं, मन को शांत करने का प्रयत्न करते हैं तो वही सारी चीज़ सबकॉन्शियस में से निकल के बाहर आ जाती है। बट एजेस ऑफ रॉन्ग लिविंग टेक्स अस ऑटोमेटिकली बाय फोर्स ऑफ हैबिट टू गो straight to step 4 and 5 instead of stopping and living at step 3, where you are naturally structured in transcendence. Do you realize this? Awake to this thought and be free.
तो यही है कि एक जन्मों जन्म से हमें गलत तरह से जीने की हैबिट हो गई है, गलत रूप में विचार प्रक्रिया गलत रूप में हमारी चल, इसलिए तो यहाँ री एजुकेशन की बात करते हैं कि भाई ब्रेन को री एजुकेट, थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को री एजुकेट करना पड़ेगा, क्योंकि गलत रूप में ही वो जन्मों जन्म से चलता रहता है और ये फिर ऑटोमेटिकली वो फोर्थ और फिफ्थ स्टेज को ला देता है और थ्री स्टेज पर जी नहीं पाता है, जो कि हमारा एक नेचुरल स्टेट है ट्रांसेंडेंस का तीन के ऊपर। तो ये हमें एक समझना है, ये रियलाइज करना है और इसके प्रति हमें जागृत होना है। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट इन एवरी केस द कैचिंग मटेरियल बीइंग फिजिकल is composed of material that is made up of the energies rajas and tamas we call emotion and sex, which together form the energy of sensitiveness, which is highly inflammable and explodes, and so has nothing to do with the transcendence. In fact, it is totally opposed to transcendence and will drag at once the individual to fourth and fifth steps. तो ये प्रोसेस में हम जानते हैं, लास्ट मीटिंग में कैचिंग मटेरियल की बात आती है कि कोई भी चीज़ होती है तो कैचिंग मटेरियल होता है तो फिर आगे का स्टेप बनता है। जैसे कि आग लगानी है तो फिर हम मैचिस से आग लगाते हैं तो फिर पत्ते वगैरह इकट्ठा करके हमें रखना पड़ता है, वो कैचिंग मटेरियल होता है। तो वो एक भौतिक पदार्थ हमेशा एक कैचिंग मटेरियल के रूप में होता है और इसके अंदर हमारे खास करके जो हम जिसको इमोशन और सेक्स कहते हैं या रजस और तमस कहते हैं, उसकी एनर्जी उसके अंदर काम आती है। तो कैचिंग मटेरियल के अंदर जो भौतिक पदार्थ होता है वो रजस और तमस होता है और इससे ही हमारे अंदर सेंसिटिवनेस की एनर्जी ऊर्जा बनती है कि ये जो कि काफ़ी ज्वलनशील इन्फ्लेमेबल होती है और विस्फोटक होती है। तो इससे कोई ट्रांसेंडेंस से इसका कुछ लेना देना है। तो रजस और तमस या इमोशन और सेक्स के अंदर जब तक हम जीते हैं तो फिर फोर्थ और फिफ्थ स्टेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सत्वगुण बढ़ता है तो ही फिर हम तीर्थ के ऊपर टिक सकते हैं। और ये जो है ये रजस और तमस है वो तो ट्रांसेंडेंस के विरुद्ध की स्थिति है जो हमें तुरंत फोर्थ और फिफ्थ स्टेज के स्टेप्स के ऊपर ले जाएगा। It may therefore be necessary to cultivate and improve the compositions of the catching material. This therefore calls for methodical approach in re-education of thinking instrument in which the magnetic point is of supreme importance. तो यहाँ हमें जो हमारा कैचिंग मटेरियल जो है उसको इम्प्रूव करना है, उसकी जो कंपोजिशन है उसको हमें इम्प्रूव करना है। और इसीलिए हमें जो ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को मेथोडिकली रीएजुकेट करने की ज़रूरत है। और इसके द्वारा हम जो मैग्नेटिक पॉइंट है, मैग्नेटिक पॉइंट की भी बात लास्ट टाइम की थी, तो मैग्नेटिक पॉइंट जो अगर हमारा सुधरता है, क्योंकि कैचिंग मटेरियल के अंदर जो इनकमिंग इम्पल्स आता है और उससे फिर आगे की प्रक्रिया बनती है, तो मैग्नेटिक पॉइंट सुधर जाएगा तो हमारा इनकमिंग इम्पल्स की क्वालिटी भी चेंज हो जाएगी अपने आप में। तो ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट जो है अपने आप में सुधरने लगेगा, रीएजुकेट होने लगेगा। तो इसीलिए ये स्थिति निर्माण करने के लिए दूसरा भी बहुत सारा काम करना पड़ता है कि जिसके द्वारा हम ये टीम के ऊपर टिक सकें। इज दिस लाइन ऑफ एक्शन व्हाट वी आर टेकिंग क्लियर टू यू? तो ये जो हम यहाँ सब बात कर रहे हैं वो समझ में आया कि नहीं, यहाँ पूछते हैं। ऑल्सो प्लीज रिमेंबर दैट computerized organism must live as per its lifestyle and the human traits must exist and live by their own lifestyle. This
concurrent living is very necessary and one must not try and suffocate the other. तो ये दो चीज़ हमारे अंदर है, एक है कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म और दूसरा ट्रांसेंडेंस। तो दोनों अपनी जगह पर रह के जीवन इस तरह हमारा जीवन हो कि दोनों अपना अपना काम करें। कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना काम करे, जिससे जो हमारे अंदर जो व्यक्ति के विशिष्ट गुण हैं उसके मुताबिक वो जिए, उसकी लाइफस्टाइल उसके मुताबिक रहे। और जो आत्मतत्व जो है वो आत्मतत्व जब हम उसके रिलेशन में आ सकते हैं तो उसका गाइडेंस हमें मिलता है, मतलब कि कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म को मिलता है। तो कोई भी एक दूसरे को सफोकेट न करे, दबाव ना आए, मतलब कि हम सिर्फ कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म से जिएंगे तो फिर ट्रांसेंडेंस जो है वो मिस हो जाएगा, उसकी तो कोई यही नहीं होगी। और कई लोग शरीर वगैरह की उपेक्षा करते हैं और ट्रांसेंडेंस के पीछे ही पड़ जाते हैं, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि जीवन जीने के लिए ये शरीर की भी इतनी ही ज़रूर है और उसके जो ह्यूमन ट्रेट्स है उसको भी हमें ध्यान में लेके हुए इसका उपयोग करते हुए जीना है। तो ये दोनों का समन्वय करना हमें ज़रूरी है। यहाँ पेपर ख़त्म होता है, पर एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि हम जो साधना करते हैं उसमें क्या कोई ऐसी मोमेंट आती है कि हम टीन के ऊपर आते हैं और हम वहाँ रुक सकते हैं। तो जो लोग अच्छा मेडिटेशन करते हैं या अगर आप कॉन्शियस स्लीप भी अच्छी तरह करते हैं तो कॉन्शियस स्लीप के अंदर भी एक स्टेट आता है कि जहाँ आपके विचार एकदम लगभग ख़त्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, जैसे विचार जैसा कुछ है ही नहीं, पर आप एक थॉट सीरीज़ का थॉट पिक्चर्स की सीरीज़ का अनुभव करते हैं। तो अगर आप कॉन्शियस स्लीप के अंदर भी वहाँ तक पहुँचते हैं और थॉट पिक्चर सीरीज़ के ऊपर रुक जाते हैं तो हो सकता है कि ये आप सॉफ्ट स्पोकन मोमेंट का आप अनुभव कर सकें या उसमें से आपको कुछ ज्ञान भी प्राप्त कर सके। तो ये इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा लगता है कि भाई ये तो 3 पर टिके रहना तो मुश्किल है, 4 और 5 ही घुस जाएगा। हाँ, नॉर्मल कोर्स में ऐसा होगा, जब हम एंगेज होंगे, दूसरा कामकाज करते होंगे तो फिर 3 पर टिक नहीं पाएंगे। पर ये स्थिति हम मेडिटेशन में या कॉन्शियस स्लीप में या कोई गहराई की स्थिति में हम ये कर सकते हैं। और रोज़ आप शांति से बैठोगे और अंदर जाने का प्रयत्न करोगे तो धीरे धीरे करके आप महसूस करोगे कि भाई अब विचार शांत हो गए हैं और एक स्थिति निर्माण होती है। तो वो थॉट पिक्चर सीरीज़ की होती है, वहाँ आप जितनी देर ज़्यादा देर टिक सकते हो तो वहाँ टिके रहो। और ये प्रोसेस आप कॉन्शियस स्लीप में अच्छी तरह हो सकती है। तो किसी तरह भी हमें इसका अनुभव करना चाहिए। तो यहाँ रोकते हैं, यहाँ पेपर भी ख़त्म हो गया है।